गुड मॉर्निंग क्लास। भारत के इतिहास से संबंधित आज हमारी दूसरी कक्षा होनी है और जिसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन को समेटना है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन को समझने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो पहली कक्षा थी उसको आपको अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। और जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए हमने इससे पहले की पाषाण सभ्यता को समझना होगा। पाषाण सभ्यता के अंतर्गत जो नवपाषाण काल था वो प्राचीन मानव का अंतिम वह काल था जिसने स्थायी जीवन के अलावा बर्तन बनाने की क्रांति सीखी, पहिए की खोज की, आग का व्यापक प्रयोग करना सीख लिया और धीरे धीरे विकसित होकर सिंधु घाटी सभ्यता में वर्तमान मानव के रूप में तब्दील हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यता के रूप में तब्दील कर दिया। और हमारा उद्देश्य सिंधु सभ्यता के प्रशासन के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को भी समेटना है जो कि लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ले जाएंगे आपको। इसके लिए हमें सबसे पहले भारत के मानचित्र में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को देखना है। तो भारत के मानचित्र में सिंधु घाटी सभ्यता के वे स्थल जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है आपका लोथल, गुजरात में खंभात की खाड़ी पर स्थित स्थल। उसके अलावा ये है आपका धौलावीरा, गुजरात में ही कच्छ के रण पर स्थित स्थल। तीसरा नाम चन्हूदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक स्थल। चौथा नाम मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। और इसके अलावा दो नाम कालीबंगान जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर गंगानगर जिले में पड़ता है, और दूसरा नाम है बाणावली, हरियाणा में स्थित स्थल। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 6 वे स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन को अच्छी तरह आपको समझा देंगे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन पर जाने के लिए हमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय संरचना देखनी होगी कि वहाँ के नगर कैसे थे। दूसरा, उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तीसरा, वहाँ का समाज धर्म, वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी, और लिपि और मुद्रा सिंधु घाटी सभ्यता की। ये हमारे 6 आधार हैं, 6 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता त्रिकोणात्मक आकार में फैली थी और 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। भारत के उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई थी। सिंधु नदी के तट पर स्थित अधिकांश स्थल पाए गए। उसके 4 महत्वपूर्ण स्थल जो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण थे उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज ये 6 महत्वपूर्ण स्थल जो उसके प्रशासन की ओर संकेत करते हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता रहूँगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है नगरीय संरचना। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कैसे थे, ठीक है। तो नगरीय संरचना को अगर देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषता क्या थी, तो यहाँ पर नगर नियोजित थे, नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, नगर नियोजन के प्रमाण, अर्थात लगभग अधिकांश नगर प्लैन्ड थे, अर्थात नियोजित तरीके से बनाए गए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और
सारा शहर ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। नगर नियोजन अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का देखने को मिलेगा। सारा नगर ग्रिड सिस्टम पर आधारित नगर था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। ये था ग्रिड सिस्टम। जाल पद्धति पर आधारित, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर जाल पद्धति पर आधारित थे या ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। इस प्रकार के प्रमाण देखने को मिले हैं। और जो शहर की अन्य नालियाँ थी वे शहर की मुख्य नालियाँ से मिलती थी और मुख्य नाली अत्यधिक चौड़ी थी। उसमें नरमोखे का प्रयोग किया गया था ताकि नालियों से निकलने वाला कूड़ा निस्तारण किया जा सके। इस प्रकार के नगरीय नियोजन के प्रमाण से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर विकसित नगरीय सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट, अधिकांश नगरों को देखा गया तो नगर दो भागों में बटे थे, यानी नगरीय विभाजन, नगर दो भागों में बटे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों को देखा गया तो वहाँ के नगर कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं। पश्चिमी नगर, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीला जो कि ऊंचा हुआ करता था, पूर्वी टीला जो कि नीचा टीला था। ये पश्चिम की ओर था, पश्चिमी टीला था, और ये ऊंचा टीला था। और इसकी विशेषता कि इसमें उच्च वर्गीय लोग रहते थे, संभवतः उच्च वर्ग के लिए था ये। अगर पूर्वी टीले को देखा जाए तो ये पूर्व की ओर था, दूसरा नीचा था, और तीसरी बड़ी बात ये सामान्य लोगों के लिए था, सामान्य वर्ग को आधार में रखकर बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन ऐसे भी नगर देखने को मिले हैं जहां दो टीले के बजाय तीन टीले थे, या ऐसे भी नगर थे जहां पर टीलों का अभाव था। ठीक है, तीसरी लाइन मैं आपके सामने रखता हूं कि धौलावीरा जो कि पहला स्थल है इस मानचित्र में, और धौलावीरा में 3 टीले मिले हैं। पहला पॉइंट हमारे पास कि धौलावीरा में 2 टीले के बजाय 3 टीले मिले हैं। एक बीच का टीला जो कि मध्यवर्गीय लोगों के लिए था, और लोथल तथा सुरकोटड़ा जो कि कच्छ के रण में ही स्थित स्थल था। सुरकोटड़ा, लोथल तथा सुरकोटड़ा में टीले अब्सेंट थे, टीले नहीं मिले हैं। तो लोथल और सुरकोटड़ा वो स्थान है जहां टीलों का अभाव था। ठीक है, तो धौलावीरा जो कि इस मानचित्र के अंतर्गत हमारा पहला स्थल है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, धौलावीरा। तो मैं धौलावीरा हेडिंग डालूंगा, धौलावीरा। धौलावीरा का सामान्य अर्थ था सफ़ेद कुआं, सफ़ेद कुआं। ठीक है, और इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, ये वर्तमान में कहाँ पर है, ये सब मैं आपके सामने रखता हूँ। तो धौलावीरा की खोज 1973-74 में हुई है। आर.एस. बिस्ट ने इसकी खोज की है। धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रण में स्थित है। और
धौलावीरा वो स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में अपना स्थान रखता है। और ये जो धौलावीरा है, यहाँ 3 टीले पाए गए हैं। एक विशेषता, इसके अलावा धौलावीरा से जो अन्य चीज़ें मिली है, संभवतः जो धौलावीरा है वो कच्छ के रण में स्थित अनेक द्वीपों के मध्य स्थित है। और वर्तमान में ये जो धौलावीरा है ये कादिर द्वीप पर स्थित है। कादिर द्वीप, कादिर द्वीप के समीप जो उस समय में मनहर और मानसेहरा नदियां हुआ करती थी, मनहर प्लस मानसेहरा नदी, मनहर तथा मानसेहरा नदियों के समीप ये स्थल हुआ करता था। ठीक है, धौलावीरा डायग्राम में सामने धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित, इसका मतलब सफेद कुआं, इसकी खोज और कच्छ के रण में स्थित है, कादिर द्वीप पर स्थित है और मनहर तथा मानसेहरा नदियों के संगम पर स्थित है। और इससे संबंधित जो प्रमाण इसके अलावा मिले हैं कि इसमें 3 टीले मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुनामी के प्रमाण मिले हैं कि संभवतः उस काल में भी सुनामी के प्रमाण थे। और इसके अलावा यहाँ से एक सूचना पट्ट मिला हुआ है। ये वर्तमान भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है धौलावीरा, जिससे संबंधित बेसिक जानकारी हमारे सामने है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण स्थल लोथल का जिक्र हो रहा था। और नगरी संरचना में लोथल का क्या महत्व था, तो वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थलों को देखा जाए तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जहां के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो लोथल वर्तमान में खंभात की खाड़ी के पास है। अगर प्रश्न बनाए तो खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात जो कि गुजरात में है, अगर खोज कहता है तो 1954 में SR राव महोदय ने की थी इसकी खोज। और लोथल भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, लोथल से संबंधित प्रश्न हमारे पास है। ये खंभात की खाड़ी यानी गुजरात में स्थित है और इसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और इसके अलावा लोथल से जो प्रमाण हमारे सामने हैं, तो लोथल में एक विशाल बंदरगाह मिला है जिसे डॉकयार्ड कहा जाता था, उसे कहते ज्वारी बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह। इसके अलावा लोथल में जो मिला है वो है हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का स्केल। आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की। इसके अलावा मोहरें, मोहरें में विदेशी मोहरें मिल सकती हैं और खासकर मेसोपोटामिया से संबंधित मोहरें मिली हैं, यानी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर फसलें मिली हुई हैं, फसलें यानी चावल के प्रमाण यहाँ पर मिले हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्थल कि लोथल वो स्थल था जहां घोड़े से संबंधित प्रमाण मिले हैं। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की प्रामाणिकता की पुष्टि के बारे में जानकारी का अभाव है, लेकिन फिर भी अगर घोड़े से संबंधित प्रमाण या घोड़े की मूर्तियां कहेगा तो आप घोड़े की मूर्तियां, इसके अलावा लोथल से जो मिला है वो शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण।
अर्थात एक ऐसी खोपड़ी मिली हुई है जिसमें अनेक छिद्र हैं जो उसके ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा की ओर संकेत करता है। यह है वो महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। इसीलिए इस लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्थल भी कहा गया है। अर्थात ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के स्थलों में एक माना जाता है। ठीक है, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय संरचना। इसके अलावा जो हमने टॉपिक डाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। अगर सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो किस पर आधारित अर्थव्यवस्था? किसी भी सभ्यता के तीन आधार होते हैं, कृषि, उद्योग और व्यापार। इन तीनों में से सिंधु घाटी सभ्यता व्यापारिक सभ्यता थी। ये मैं व्यापारिक सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार पर आधारित थी। अर्थात इस सभ्यता में अगर देखा जाए कृषि, उद्योग और व्यापार को देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। लेकिन हम इस बात की पुष्टि कैसे करें कि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार पर आधारित सभ्यता थी? तो इसके लिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उन व्यापारिक स्थलों अथवा सिंधु घाटी सभ्यता किन अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करती थी उस पर हमें अध्ययन करना होगा। अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता तो वो या तो मेसोपोटामिया से व्यापार करती थी, मेसोपोटामिया, या फिर फारस की सभ्यता से व्यापार करती थी कि इसके समकालीन फारस की सभ्यता, या फिर अगर भारत के अंतर्गत देखेंगे तो आपको कोलार से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। कोलार कर्नाटक में है। उसके अलावा खेतड़ी से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। खेतड़ी राजस्थान में है, तांबा दस्ता वगैरह यहाँ से आता था। और बदख्शां जो कि अफगानिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जहाँ व्यापारिक स्थल हैं वो संभवतः ये हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार होता था, इस बात के प्रमाण हमें लोथल से मिले हैं। लोथल से मोहरें मिली हैं। अर्थात लोथल से, जो कि गुजरात में है, मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरें मिली हैं। और लोथल या सिंधु घाटी सभ्यता के सूती कपड़ा मेसोपोटामिया से मिला हुआ है, जो कि आने वाले प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर किसी भी लोक सेवा आयोग में देखेंगे भारतीय इतिहास में तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विदेशी मोहरें या मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित मोहरें भारत किस स्थल से मिली हैं? तो लोथल से मिली हैं। ठीक है। फारस, जिसे ईरान के रूप में जाना जाता था, और फारस से चांदी आता था कि फारस की सभ्यता से संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी मंगाते थे। कोलार, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से सोने का व्यापार होता था। खेतड़ी से तांबा, और बदख्शां यहाँ से आता था लाज वर्त मणि। ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण वस्तु थी लाजवर्त मणि, और इसे रखना सम्मान की बात हुआ करती थी। ये था बदख्शां, वो स्थान जो अफगानिस्तान में पड़ता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तत्कालीन अन्य सभ्यताओं से व्यापार करती थी। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित उसके अनेक स्थल भी यहाँ पर हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ईरान में एक सारगोन युग हुआ करता था। सारगोन युग, जो कि ईरान में था, और
2400 से लेकर 1750 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था उसका। और इस सारगोन युग की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापार के अनेक प्रमाण मिलते हैं। ये कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस सारगोन सभ्यता के लोगों के मध्य व्यापार करते थे और उसमें 3 महत्वपूर्ण स्थलों का नाम आया है। वो 3 महत्वपूर्ण स्थल जो कि इन सभ्यताओं के बीच प्रमाण हैं वो हैं मगध, जो कि इस सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण नाम था, दिलमुन और मेलुआ। अगर वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए कि मगध, दिलमुन और मेलुआ कौन थे, तो मगध की तुलना ओमान से की गई है, दिलमुन की तुलना बहरीन से की गई है और मेलुआ संभवतः सिंधु सभ्यता का स्थल था। सिंधु सभ्यता से की गई है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सिंध अथवा मोहनजोदड़ो इसके अंतर्गत हुआ करता था और यानी भारत और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच जो व्यापार हुआ करता था उसमें ओमान यानी मगध, बहरीन, दिलमुन और मेलुआ ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये महत्वपूर्ण स्थल के रूप में भूमिका निभाते थे। खासकर बहरीन, इसे हाथियों का देश कहा जाता था, हाथियों का देश। ये बहरीन वो स्थल हुआ करता था जो दोनों सभ्यताओं के बीच बिचौलिए का कार्य करता था। गल्फ कंट्रीज में आज भी बहरीन का बहुत अधिक महत्व है। इन सब के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की नगरीय सभ्यताओं में से एक थी और इसकी नगरीय सभ्यता होने का सबसे बड़ा कारण इसकी व्यापारिक सभ्यता थी, अर्थात ये व्यापार पर आधारित सभ्यता थी और जिसके प्रमाण मैंने आपके सामने रखे थे। दूसरा प्रश्न, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि भी आधार था? संभवतः कृषि का भी स्थान था कि सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित थी, तो कृषि अर्थव्यवस्था के आधार स्थान पर दूसरे स्थान पर था, ये हम कह सकते हैं। अब इससे संबंधित प्रमाण हमारे पास क्या है? संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के क्या प्रमाण थे? उसके लिए गेहूं, चावल और जौ ये मुख्य फसलें थी। अगर प्रश्न बनाता है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी, तो गेहूं, चावल और जौ और संभवतः 9 से 10 फसलों का ज्ञान था। और लेकिन ईख जिसे हम गन्ना कहते हैं, इसका अभाव था, यानी ईख के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगर सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें तो गेहूं, चावल और जौ, लेकिन ईख का ज्ञान नहीं था। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कि कालीबंगान यहाँ पर जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगान से जुते हुए खेत, कालीबंगान से जुते हुए खेतों के प्रमाण के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था का एक आधार कृषि भी था। तो चलिए चलते हैं कालीबंगान जो कि राजस्थान में है और सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है कालीबंगान या कालीबंगा, जिसका मतलब था काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। कालीबंगा का तात्पर्य है काले रंग की चूड़ियाँ और ये स्थल वर्तमान में राजस्थान में है।
गंगानगर जिले में पड़ता है, गंगानगर। घग्घर नदी के तट पर है। अगर खोज कही जाए तो 1953 में अमलानंद घोष महोदय ने की है। ठीक है। कालीबंगान, कालीबंगान जो कि राजस्थान के घग्घर जिले में पड़ता है, घग्घर नदी के तट पर है और गंगानगर में पड़ता है, जिसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगान में जुते हुए खेत के अलावा कालीबंगान में और क्या मिला है, तो मैं आपके सामने रखता हूँ कालीबंगान के प्रमाण। कालीबंगान चूँकि राजस्थान में है इसलिए यहाँ पर ऊँटों के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर ऊँटों के प्रमाण। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर भूकंप के प्रमाण मिले हैं कालीबंगान में। इसके अलावा यहाँ पर कच्ची और पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं, ईंटों के प्रमाण। ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की ऐसी सभ्यता थी जिसमें कच्ची और पकाई गई दोनों ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन उनमें से कालीबंगान वो स्थल है जहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो ईंटों का प्रयोग होता था या अलंकृत ईंटों का प्रयोग होता था, उसमें भी एक निश्चित अनुपात होता था जो 4:2:1 के अनुपात में होता था। अर्थात इस सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करना जानते थे या अलंकृत ईंटों का निर्माण करना जानते थे। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हमें कालीबंगान से मिली हैं। इसके अलावा कालीबंगान में भी शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण जैसे लोथल में मिले थे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी महत्व देखा जा सकता है। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है कि क्या उद्योग भी इस सभ्यता का आधार था। अगर उद्योग की बात की जाए, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग का कोई महत्व था, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग का भी महत्व था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य उद्योग अगर देखा जाए, मुख्य उद्योग देखा जाए तो होगा सूती वस्त्र उद्योग। सबसे मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग हुआ करता था। और मोहनजोदड़ो वो स्थान था जहां उस तरह में लिपटा हुआ सूती कपड़े का प्रमाण मिला हुआ है। इसके अलावा मेसोपोटामिया में सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। अर्थात इस सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का निर्यात करते थे, जो इस सभ्यता से बाहर की सभ्यताओं में देखने को मिला है। और वर्तमान में भी यही वो स्थल है, लोथल और महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र, जहां सूती कपड़े के प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। लेकिन औद्योगिक शहर अगर पूछता है, अगर इस सभ्यता का औद्योगिक शहर पूछा जाता है प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर, तो मैं चन्हुदड़ो को कहूँगा। चन्हुदड़ो। ठीक है। ये चन्हुदड़ो वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए तो चन्हुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और चन्हुदड़ो की दूसरी बड़ी विशेषता है कि सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने की थी। खोज मजूमदार और अर्नेस्ट मैके महोदय ने, अर्नेस्ट मैके ने सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त किया था। यानी मनकों की माला बनाई जाती थी और मनकों का सबसे बड़ा कारखाना अर्नेस्ट मैके को यहाँ से प्राप्त हुआ है। और सबसे पहले 1935 में उन्होंने इस सभ्यता के स्थल से मनके बनाने का कारखाना मिला था। अर्थात प्रमाण अगर देखा जाए कि मनके बनाने का कारखाना
इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों के समान इसकी भी विशेषताएं हैं, लेकिन इतना तय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। क्लियर हो? यह हमारा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या थी, कैसी थी, और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो व्यापारिक सभ्यता थी और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार था। तो व्यापारिक सभ्यता होने के नाते विश्व की विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था। अगर धर्म के बारे में लिखना पड़े तो आप कहेंगे इस सभ्यता में बहुदेववाद था, अर्थात अनेक देवताओं की पूजा होती थी और किसी पर्टिकुलर किसी देवता की पूजा नहीं की गई है। अब बहुदेववाद में फिर भी अगर प्रश्न बनाए सर्वाधिक पूजा किसकी होती थी, सर्वाधिक पूजा तो मात्र देवी होगा। सबसे ज़्यादा पूज्य देवी के रूप में मात्र देवी पूजी जाती थी और सबसे ज़्यादा मात्र देवी से संबंधित प्रमाण मिले हैं, अर्थात मोहरों पर मात्र देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूज्य जो चीज़ थी वो मात्र देवी ही थी। ठीक है। अगर दूसरे स्थान पर पूछा जाए या पशु पूजा के रूप में, पशु पूजा के रूप में एक सिंगी बैल मिला हुआ है, इसके अलावा कुबड़दार बैल मिले हैं, ये पशु पूजा में कुबड़दार बैल और एक सिंगी बैल की सर्वाधिक पूजा होती थी। अगर वृक्ष पूजा कहेंगे, वृक्ष पूजा के रूप में सबसे ज़्यादा पीपल के पेड़ की पूजा होती थी। इसके अलावा सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, सर्प पूजा, अनेक प्रमाण हमारे पास सामने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूज्य तो मात्र देवी थी। बड़ावली जो कि हरियाणा में है, यहाँ से मात्र देवी की अधिकांश मूर्तियाँ मिली हैं। तो प्रश्न अगर बनाता है कि मात्र देवी की सबसे अधिक मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, तो बड़ावली होगा। ठीक है। तो मैंने मानचित्र में बड़ावली को दर्शाया है। बड़ावली को अगर देखा जाए तो ये हरियाणा में है। बड़ावली हरियाणा में स्थित वो स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में स्थान रखता है। और ये बड़ावली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर, हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर है। और यहाँ से केवल मात्र देवी की मूर्तियां ही नहीं मिली हैं, जबकि बड़ावली सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल में एक है जो सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित नगरीय प्रमाणों की ओर संकेत करता है। और बड़ावली की खोज 1973, 1973-74 में R.S. बिस्ट ने ही की थी। ठीक है। तो बड़ावली वो स्थल जहाँ से सर्वाधिक मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने, सर्वाधिक मात्र देवी की मूर्तियाँ, बड़ावली से सर्वाधिक मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, यानी बहुदेववाद था, लेकिन सबसे ज़्यादा पूज्य मात्र देवी, जो कि बड़ावली से सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा एक सिंगी बैल, कुबड़दार बैल, वृक्ष पूजा के रूप में पीपल के पेड़ की पूजा होती थी। और इसके अलावा सर्प पूजा में सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, सबके प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अर्थात ये विकसित नगरीय सभ्यता थी जहाँ पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं की जाती थी। ये हमारा तीसरा पॉइंट मिला। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज,
तो मैं इसे मातृ सत्तात्मक समाज कहूंगा। अर्थात यहां पर माताओं की ज़्यादा चलती थी। लेकिन कैसे आप इसे मातृ सत्तात्मक समाज कहेंगे? तो ऐसे स्थल भी मिले हैं जो विकसित महिलाओं की ओर संकेत करते हैं। अर्थात यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक, इसके बाद वैदिक सभ्यता आएगी और धीरे धीरे समाज पितृ सत्तात्मक की ओर चलता गया और आज तक पितृ सत्तात्मक समाज ही देखने को मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए विश्व की विकसित नगरीय सभ्यताओं में से थी जहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था। ठीक है। पांचवा जो हमारा पॉइंट था कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। भाव चित्रात्मक लिपि अर्थात पिक्टोग्राफ। भाव चित्र को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लिपि क्या कहती है या इससे संबंधित जो स्थल या चित्र मिले हैं वो किसकी ओर संकेत करते हैं। लेकिन जो ये लिपि थी ये वृष्टोफेदन सिद्धांत पर आधारित थी। वृष्टोफेदन सिद्धांत, इस सिद्धांत पर आधारित वृष्टोफेदन सिद्धांत, इस सिद्धांत पर जो आधारित लिपि होती थी वो हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर लिखी जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर। इस सभ्यता को जो देखने से पता चलता है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है और यूरोपीय सिद्धांत यानी वृष्टोफेदन सिद्धांत पर आधारित थी और भाव चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफ लिपि थी, जिसको पूरी तरह समझना असंभव रहा है। इसलिए इसके चित्रों को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के स्थल क्या कहते हैं, किसकी ओर संकेत करते हैं। ठीक है। और छठा और अंतिम जो इस सभ्यता से संबंधित प्रश्न हमारे पास है वो मुद्रा व्यवस्था, कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था कैसी थी। मुद्रा का तो अभाव था। अधिकांश ऐसे स्थल हैं जहां पर बड़ी बड़ी मोहरें मिली हुई हैं। अगर देखा जाए तो यहां पर मोहरें थी, मोहरें देखने को मिली हैं और मोहरों के आकार से अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहरें या तो आयताकार मिली हैं या वर्गाकार मिली हैं या वृत्ताकार मिली हैं। मोहरों के आकार, ठीक है, आयताकार देखने को मिले हैं रेक्टेंगल शेप में और वर्गाकार देखने को मिले हैं स्क्वायर शेप में और सर्कल शेप यानी वृत्ताकार देखने को मिले हैं। अधिकांश मोहरें आपको आयताकार या वर्गाकार देखने को मिलेंगी। लेकिन ये किसकी निर्मित थी? तो मोहरें अधिकतर सेल खड़ी से निर्मित थी। सेल खड़ी से निर्मित, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से निर्मित थी और आयताकार और वर्गाकार देखने को मिले हैं। अगर सबसे अधिक पूछे तो ये दो पहलू, ठीक है। ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के 6 स्थल थे और जो कि मानचित्र की मदद से हमने इसको समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ने लायक जो हमारे पास है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे महिलाओं की स्थिति ठीक थी, क्योंकि अगर आप महिलाओं की स्थिति पर सोचेंगे कि कैसे ठीक थी तो हड़प्पा से प्रसाधन मंजूसा मिला हुआ है जो श्रृंगार दान था संभवतः, जो विकसित महिला समाज की ओर संकेत करता है। इसके अलावा हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता था, अर्थात पूज्य देवी माना जाता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों से भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो विकसित महिला समाज की ओर संकेत करते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी।
इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से एक थी, ये वास्तव में एक नगरीय सभ्यता थी, जिससे संबंधित प्रमाण हमने आपके सामने रखे हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी इस विशाल सभ्यता का पतन हो गया। तो इसके पतन के कारणों पर विचार हम इससे संबंधित नेक्स्ट क्लास में करने जा रहे हैं, और वहीं से हम शुरुआत करेंगे भारत में वैदिक आर्यों का आगमन और वैदिक सभ्यता की शुरुआत। लेकिन ये चीज़ मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो परंपरागत कारण किताबों के माध्यम से हैं, तो उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण कारण ये निकल के आया है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज ने इस सभ्यता का पतन किया होगा। और ये कहा जा सकता है कि जिस नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, अंततः उन्हीं नदियों ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया था। इस प्रकार के कारणों पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और फिर से मेरा आपसे अनुरोध है कि देवभूमि IAS एकेडमी हल्द्वानी के YouTube चैनल से संपर्क कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए, और जहां पर कन्फ्यूजन की स्थिति है वो बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। और मोबाइल स्क्रीन पर जो मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको इस क्लास से संबंधित जो भी फैक्ट सामने रखा था हमने, उसको अच्छी तरह समझना है, और अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाकर शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना है और हमें सपोर्ट करना है। थैंक यू।